नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है, उसमें जो है हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यह जो है 29वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक जो है टोटल 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट पे आप विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, एक सेट और अगर कंप्लीट हो जाएगा, +1 एक और जैसे ही कंप्लीट होता है, आपको बता दें इसका 10 सेट का एक मैराथन आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यूथ का आपका जो मैराथन है प्लस घटना चक्र का जो मैराथन है जीएस का, और दोनों का हिंदी का, यह चैनल पे पहले से प्रोवाइड कर दिया गया है। प्लस यूपी स्पेशल का मैराथन आ गया है, और उसके साथ जो है अभी करंट अफेयर का मैराथन ही, वह भी जो है बहुत जल्दी, कल तक नहीं तो परसों सुबह तक आप देखेंगे आपके पास सब उपलब्ध हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए और रिवीजन अपना जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये होता है कि प्रश्न को सॉल्व करते हुए चला करिए, क्योंकि उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा धीरे धीरे, और प्लस जो है आपका यह भी पता चलेगा आपको कि कितना % आपके सही हो रहे हैं और कितना गलत हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, परीक्षा निकलता है सिर्फ आपके नॉलेज की वजह से नहीं, आपका एक्यूरेसी कितना अच्छा है तुक्का लगाने में भी, यह भी बहुत मायने लगता है। तो आप लोग जो तुक्का लगाएंगे उसकी एक्यूरेसी जरूर चेक कर लीजिए, यही होता है टेस्ट पेपर का असली फायदा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा किस नाम से है? पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि MC मैरी कॉम की आत्मकथा है, वह लिखी गई है। यह किस नाम से है? तो यह अनब्रेकेबल के नाम से है। क्या नाम है? अनब्रेकेबल। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए, क्या भारत के पास यूरेनियम सबसे ज्यादा है? नहीं। और रेडियम है? यह भी नहीं है। तो क्या है? थोरियम है। भारत के पास क्या है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के पास है। और अगर देखेंगे तो केरल के पास रेत में जो है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही भारत में आपको बता दिया, आपको बिहार में, इसका बिहार में, प्लस आपका तमिलनाडु में और राजस्थान में थोड़े बहुत इसके निक्षेप मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्गीस कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने वर्गीस कुरियन को जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था? वर्गीस कुरियन आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस नाम से। तो वर्गीस कुरियन कौन है? आपको पता होगा, ये दुग्ध क्रांति के जनक हैं। दुग्ध क्रांति। अच्छा, इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना गया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा चुना गया था। और आप यह समझिए कि कितना बड़ा फैसला था कि इन्होंने पूरी दूध की क्रांति ला दी पूरे देश भर में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है आपके गवर्नर जनरल दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है कौन से युद्ध में वो पार्टिसिपेट हुए थे? देखिए, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, जी हाँ ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल का युद्ध, यह भी सही है। तीसरा है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी सही है। उसके बाद फिर देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि किसके? बल्कि हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। किसके? हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। तो डी होगा सही जवाब इसका। चलिए नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? किसका सिद्धांत? ओपेरिन का। देखिए, ओपेरिन एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक, और यह कहाँ के थे? यह रूस के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में रासायनिक विकास को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया था। इनके द्वारा रासायनिक विकास को वरीयता दी गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे। और वीडियो खेल आपको पता होगा कि इस समय आपके घर पे भी जो बच्चे होंगे, सबसे ज़्यादा उनके अंदर ट्रेंडिंग चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। तो वीडियो खेल के जनक कौन है, यह पूछा जा सकता है। तो राल्फ एच बेयर हैं। कौन है? राल्फ एच बेयर, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। महाधिवक्ता कहाँ होते हैं? यह राज्य में होते हैं। यह राज्य में होते हैं। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इनका जिक्र किया गया है? तो 165 के अंतर्गत किया गया है। अच्छा बताइए, राज्य के अंदर महाधिवक्ता हैं तो क्या राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे? जी नहीं, यह नहीं करते राष्ट्रपति, बल्कि कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। तो क्या हुआ? यह कथन गलत हो गया।
नेक्स्ट देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। अर्थात यहाँ पे देखिए, उच्च अधिकार का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, उसके ऊपर प्रश्न बनाया गया है कि उच्च न्यायालय मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट हुआ। किसी स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट होगा वह हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास कौन कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार है, अपीलीय अधिकार है, सलाहकारी अधिकार है। तो बताइए तीनों सही है? जी नहीं। देखिए, मूल अधिकार तो है, अपीलीय अधिकार भी है, लेकिन सलाहकारी अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास नहीं है, यह सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। सलाहकारी मतलब क्या हुआ, आप जानते होंगे आर्टिकल में 143 143 आर्टिकल, यह क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जब भी कहीं कोई असुविधा होगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह विमर्श जरूर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे यह फैसला इसके बारे में क्या किया जाए, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, या तो है तो इसे कैसे डिफाइन किया जाए। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे डिफाइन करके देता है। तो यह सलाहकारी प्रवृत्ति जो है यह राज्य में नहीं है। तो सलाह देने का पावर किसके पास है, सिर्फ और सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो यह कथन भी जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही है, तो देखिए दोनों में से कोई सही नहीं निकला, तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पहला कोई अगर पोस्ट पे आता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। और यह संसद टीवी, सबसे पहले ये बताइए संसद टीवी जो है बना कौन कौन से चैनल से है। तो आप जानते होंगे कि एक लोकसभा चैनल चल रहा था और एक राज्यसभा, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया संसद टीवी। दोनों को अलग अलग नहीं किया गया, दोनों को अब खत्म करके सिर्फ एक चैनल बना गया संसद टीवी। और उसके पहले जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, वो हैं रवि कपूर। कौन है, रवि कपूर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। क्षय रोग, टीबी दिवस, अभी कल भी हम लोगों ने टेस्ट में देखा, इसके पहले भी टेस्ट में देख रहे हैं। यह लगातार प्रश्न बना हुआ है क्योंकि यह कई बार पूछा भी गया है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, हम लोग कल भी यही से देखे थे, यस वी कैन इंड टीबी, इंड टीबी, यही इसकी थीम है। दोनों आप लोग याद रखिए, दोनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु धैर्य पहचान चेलिक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बताइए कौन से राज्य के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया है। तो यह उत्तराखंड के द्वारा, किसके द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। पहला संगीतकार बताइए जो भारत रत्न से जिसे सम्मानित किया गया। तो देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी, इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, किसमें, संगीतकार की इस श्रेणी में। और इन्हें कब दिया गया था, तो यह 1998 में दिया गया था, 1998 में। नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से किस गतिविधि का संबंध द्वितीय क्षेत्र से है, किससे, सेकेंडरी सेक्टर। देखिए आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। अर्थात टर्सरी को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। प्राइमरी में क्या हुआ, आप कृषि गतिविधि कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, आप खनन से कोयला या लौह अयस्क वगैरह निकाल रहे हैं, या तो आप मत्स्य पालन वगैरह कर रहे हैं, मत्स्य पालन। तो यह विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर आते हैं, यह किस में आते हैं, यह प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, वो आपको सेल किया जा रहा है। जैसे आप पैकेट में नमकीन खा रहे हैं, या तो आटा ले रहे हैं घर का राशन के लिए, चावल खरीद रहे हैं, चावल पैक्ड चावल जो है वो प्रोसेसिंग होकर सेकेंडरी सेक्टर हो गया। जबकि वहीं खेती से जैसे ही पैदा हुआ वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। सर्विस सेक्टर में ऑटो वाला आपको एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर पहुँचा रहा है। टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके एवज में अगर मैं आपसे पैसे लूँगा तो वो क्या होगा, यह हो गया आपका सर्विस सेक्टर में। डॉक्टर आपको दवा मेडिसिन दे रहा है, वह आपको सर्विस सेक्टर में हो गया आपका टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर कौन कौन सी गतिविधि इसमें है। तो देखिए कृषि और वानिकी, कृषि वानिकी किस में आएगा, यह प्राइमरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद फिर देखिए निर्माण कार्य, निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो इससे क्या होगा, यह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। किसी चीज़ का बनाया जा रहा है क्योंकि उससे जो है लास्ट में वहाँ पे मशीनें बैठेंगी, कोई प्रोडक्शन होगा, कोई कुछ भी होगा, बहुत से लोगों को रोजगार दिया गया है, इंजीनियरिंग का कार्य हो रहा है, तो यह क्या हुआ, यह आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। उसके बाद फिर देखिए विद्युत गैस आपूर्ति, विद्युत है गैस आपूर्ति है, यह किस सेक्टर में आएगा,
तो यह भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत तैयार करने में बहुत से लोगों की आवश्यकता है, वो तैयार करते हैं। फिर गैस आपूर्ति, गैस को एक बॉटले में भरा जाएगा, बॉटले से फिर आपके यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, फिर आपके उस एवज में आप उसे पैसे देंगे, यह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। संचार जो है यह किस में आएगा, यह टर्सरी सेक्टर में आता है, टर्सरी अर्थात सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है संचार। तो इस प्रकार जो है हम लोगों से पूछा गया था कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है, तो देखिए दूसरा नंबर निर्माण और विद्युत और गैस आपूर्ति आता है। तो क्या हुआ, सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 22 मई 2022 को कहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वाड कितनी बार हम लोगों ने देखा, क्वाड के 4 देश हैं, बताइए आप लोग इस बार आप लोग कमेंट करके बताइए वह 4 देश कौन कौन से हैं क्वाड में जो शामिल हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 बार देखा होगा। 2022 में कहाँ इसकी बैठक हुई थी, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है असुमेलित को पहचानिए, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। केनिया नैरोबी, जी हाँ सही है। स्वीडन स्टॉकहोम, डेनमार्क कोपेनहेगन, तंजानिया रबात, तंजानिया की राजधानी रबात है, बताइए नहीं। क्या है, दोदोमा, दोदोमा। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है। पीछे के टेबल में हम लोगों ने देखा था ऊर्जा का जो है पिरामिड पूछा गया था। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितना प्रतिशत जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रासलैंड है, उसके बाद फिर क्या होगा, घास को खाने वाले टिड्डे हैं, इसमें टिड्डे हैं विभिन्न प्रकार के, फिर टिड्डों को खाने वाले मेढक हैं, मेढक को खाने वाला ऊपर बाज है। तो ये एक लेयर से दूसरे लेयर में जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए घास को टिड्डा खाया तो कितनी एनर्जी पाया, तो देखिए घास के पास अगर 100% एनर्जी थी तो उसका सिर्फ 10% टिड्डा को मिला। टिड्डे से 10% टिड्डे का पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जो है मेढक को मिलेगा। उसके बाद मेढक के पास जितनी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% जो है किसको मिलेगा, मेढक को खाने वाले जो सांप को या तो बाज वगैरह को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, ऊपर जितना भी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसे ही आप बदलते रहेंगे ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ 10% होता है, बाकी सभी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पीछे पूछा भी गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिदेशक किसे चुना गया है, बताइए। WHO के महानिदेशक कौन है, तो ये डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयूल के नाम से जाना जाता है। ड्रकयूल सीधा फैक्ट है, आ सकता है परीक्षा में। तो यह किसे जाना जाता है, भूटान को, भूटान को। अच्छा आपको बता दें भूटान इकलौता देश है जिसके पास 60% से अधिक जो है क्या है, इनके पास वन संपदा है। क्या है, वन संपदा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है, बताइए। राजनीतिक दल बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं है। 2-3 आर्टिकल पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट तब इसको डिसाइड करके कंफर्म बताती है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। दल बदल का कानून है जो 10वें जो है अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन दल बनाने का अधिकार सिर्फ एक आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही और रोही क्रम क्या है, बताइए। क्षेत्र के आधार पर अर्थात जो है यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कॉन्टिनेंट दिए गए हैं और बताना है कि बड़ा से लेके छोटे की तरफ जाना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसमें देखिए एशिया सबसे बड़ा है, एशिया, उसके बाद फिर अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है। तो सही जवाब क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मनुष्यों के जीवन काल में 2 बार विकसित दांतों की संख्या कितनी है। कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइंस का बड़ा अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो टोटल 20 दांत हैं। कितने, 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार जीवन काल में विकसित होते हैं, एक बार टूटते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहे जाते हैं। ये टूट के फिर से जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो यह कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। इसका मैप लगा के हम लोगों ने बहुत अच्छे से इमेज के साथ पूरा समझा था। पीछे के टेस्ट पेपर जो लोग देख रहे होंगे उन्हें बहुत आसानी होगी सभी फैक्ट को देखते हुए। किस देश की रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको, रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बनी है। यह किस देश की हैं, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए किसी छोटे देश के अगर किसी बड़े पोस्ट पे कोई पहुंचता है ना, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आयोग की दृष्टि से। तो ये कहाँ की है? ये बांग्लादेश की। कहाँ की? बांग्लादेश। नेक्स्ट है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताइए। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। यूपी स्पेशल का फैक्ट है, इसलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर अलग से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो है वह 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आप लोग देखिए, 17% महंगाई भत्ता से उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 28% तक कर दिया गया है। कितना? 28%। आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत विभिन्न प्रकार के बेनिफिट है और आपको जॉब सिक्योरिटी तो पूरी मिलती है। नेक्स्ट है, एफटीपी का विस्तार क्या है? एफटीपी का विस्तार मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बताइए। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कहां पर बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी? बताइए। देखिए, बिमस्टेक के जो भी देश हैं वो टेक्नोलॉजी आपस में ट्रांसफर करेंगे, यही केंद्र बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? ये कोलंबो में। कहां पे? कोलंबो में। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? बताइए। आपको पता है टाइम मैगजीन के द्वारा 100 लोगों को प्रभावशाली हस्तियों के रूप में जो है दिखाया जाता है। इसमें बताइए कि कौन सा भारतीय इसमें शामिल नहीं है। देखिए, पहले है करुणानंदी। कौन है? करुणानंदी। ये कौन है? तो करुणानंदी यह एक फीमेल लॉयर है। यह किस क्षेत्र से हैं? तो क्रिमिनल लॉयर हैं। अच्छा, दूसरा जो है खुर्रम परवेज। ये खुर्रम परवेज ये कौन है? ये जो हैं ये क्या है? कश्मीर के, आपको बता दें, कश्मीर के जो हैं ह्यूमन राइट के जो है एक्टिविस्ट हैं। ह्यूमन राइट के लिए ये लड़ाई लड़ते हैं। अरुंधति राय जो है ये इस लिस्ट में नहीं थी। कौन नहीं था? अरुंधति राय नहीं थी। गौतम अडानी, आपको पता है कि कितना बड़ा इनका जो है एक बार साम्राज्य बना कि ये सबसे पहले भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने। उसके बाद फिर तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर इन्हें नीचे आना पड़ा। बहुत सी चीज़ें इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये उस लिस्ट में शामिल थे। गौतम अडानी बिजनेसमैन भारत के। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया? बताइए। कहाँ पे किया गया? तो यह 2 स्थानों पे किया गया, ओरछा और ग्वालियर में। कहाँ पे? ओरछा और ग्वालियर दोनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी तीनों नहीं लगा के आना है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी लगाना है। और इससे होता क्या है? आपको पता है यूनेस्को की लिस्ट में अगर कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पर्यटन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्यटन को क्या मिलता है? पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है, निमाड़ी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निमाड़ी। अच्छा, निमाड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है? निमाड़ी मतलब मिर्च का महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। यह पुस्तक इनमें से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह देखिए विमोचित की गई है, किसके ऊपर है? किसकी जीवनी के ऊपर निर्धारित की गई है? तो यह योगी आदित्यनाथ जो सीएम है हम लोगों के, उनके ऊपर यह पुस्तक बनी है। अच्छा, इसके लेखक कौन है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बताइए। तो देखिए, इसके लेखक जो हैं वो हैं संतानु गुप्ता। कौन है? संतानु गुप्ता। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता गीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय एकता गीत। देखिए, राष्ट्रीय एकता गीत जो है यह एनसीसी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर के द्वारा दिया गया है। टोटल कितनी भाषाओं में? या 22 भाषाओं में दिया गया। संविधान के अंदर जो भाषाएं हैं आपको पता है, उसमें दिया गया है इसका गीत। चलिए, नेक्स्ट है, उड़ीसा बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? उड़ीसा बाघ नाच। देखिए, इस नृत्य में होता क्या है ना कि बाघ का परिधान पहन के, अर्थात पोशाक पहन के डांस किया जाता है और यह चैत्र मास में होता है। किस मास में? चैत्र मास में होता है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान तो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंशी जो है यह
कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की गई? खेल नर्सरी योजना इंपॉर्टेंट है और आपको बता दें जिस स्टेट के द्वारा यह किया गया है वह खेल में बहुत आगे हो चुका है, तो वह है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा खेल नर्सरी योजना शुरू की गई है। खेल के मामले में आपको पता है कि हरियाणा बहुत आगे चल रहा है पूरे देश में। नेक्स्ट है, ट्रू कॉलर द्वारा नवीनतम अंतर्दृष्टि के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल से भारत रैंकिंग में किस स्थान पर है? ट्रू कॉलर आपको पता है, आपके मोबाइल में भी यह एप्लीकेशन होगा। इसके द्वारा जो है जानकारी ली जाती थी कि ली जाती है कि कितने जो कॉलर है, मान लीजिए उसका नाम मेरे पास सेव नहीं है तो वह कौन है, यह इंटरनेट के थ्रू पता चल जाता था। ट्रू कॉलर जो है, ट्रू कॉलर ने अपनी रिपोर्ट यह देता है कि स्पैम कॉल कितना हुए, कहाँ पे, किस देश में। तो इसमें जो है भारत की रैंकिंग उसने जब जारी की तो इसमें बताया गया कि भारत की रैंकिंग चौथे नंबर पे है स्पैम कॉल होने में। स्पैम कॉल जो किया जा रहा था चौथे नंबर पे। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट चौथा नहीं है, इसके पहले भारत जो है वह 9वें स्थान पे था। 9वें स्थान पे, यह महत्वपूर्ण है कि पहले 9वें स्थान पे था, अब चौथे पे पहुंच गया। कि कितना बड़ा जंप ले रहा है भारत। नेक्स्ट है, 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा क्या? यह हो चुका है, बताइए। आसियान देशों की जो बैठक हुई कहाँ पे हुई? यह भारत में हुई। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से यूरोप में भू राजनीतिक विवाद का परिणाम माना गया है? आपको पता है यूरोप में भू राजनीतिक विवाद क्या चल रहा है? रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। उसकी वजह से आर्थिक रूप से क्या इफेक्ट पड़ा है, भारत ने क्या क्या फैसला किया है, वही पूछा जा रहा है। तो आरबीआई के द्वारा नई मौद्रिक शक्ति लाई गई है। जी हाँ, यह सही है। चालू खाते के घाटे में वृद्धि होना, यह भी हुआ है। और भारत के निर्यातों की स्थिर वृद्धि, यह भी देखी गई है। तो तीन के तीनों जो है वो सही है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा जुड़ चुका है, पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से एक तरफ जुड़ चुकी है कि उससे होता क्या है कि कहीं पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, किसी के ऊपर कोई विवाद होता है, कहीं कोई लड़ाई होती है, कहीं किसी के ऊपर सेंसन लगता है, तो उससे पूरी दुनिया के ग्लोबल अर्थव्यवस्था पे जरूर से जरूर फर्क देखने को मिलेगा। तो रूस और यूक्रेन तो लगभग 1 वर्षों से अधिक समय होने जा रहा है जब ये लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो बताइए किसके द्वारा यह जो है पोर्टल लॉन्च किया गया? तो यह जो है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2022 का खिताब जो है किसने जीता? डेविस कप 2022 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, बताइए? तो यह जो है कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा। पीछे वाले टेस्ट पेपर में आप देखेंगे ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कवर की गई। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पाइका विद्रोह, किसको? पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया है। यह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विद्रोह क्योंकि आपको पता है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कई दिनों तक चर्चा में रहते हैं और सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे 1-2 प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। तो बताइए, देखिए यह 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में। अच्छा, क्षेत्र कौन सा है? आपको बता दें यह उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो बक्सी जनबंधु थे। कौन थे? बक्सी जो है जनबंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेतृत्व इन्हीं का था। पाइका विद्रोह। नेक्स्ट है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, बताइए। यह जो है असम में है। कहाँ पे है? असम। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो देखिए, इसके पहले जो था इराक था। इराक पहले नंबर पे था, लेकिन यह जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। पूरी तरीके से बदल चुका है। अब कौन हो चुका है? अब रूस हो गया है। और रूस के ऊपर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेंसन लग रहा था। सेंसन लगने के बावजूद भी भारत जो है रूस से सबसे ज़्यादा तेल लेता था। तो काफ़ी चर्चा हुई, ग्लोबल मीडिया काफ़ी पीछे भी पड़ी थी भारत के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ख़ास करके यूएस, आपको पता है यूएस बहुत ज़्यादा सेंसन लगा रहा है रूस के ऊपर, फिर भी भारत रूस से अधिक तेल ले रहा है। इसी के ऊपर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था। तो जो हम लोगों के विदेश मंत्री हैं उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सब लोग अपना हित देख रहे हैं, तो भारत इस चीज़ में क्यों पीछे रहे। तो भारत तो अपनी आपूर्ति पूरा करेगा चाहे जैसे। तो ये बहुत अच्छा जो है डिसीजन भी है, फैसला भी है भारत की तरफ से, क्योंकि रूस बहुत पुराना मित्र रहा है भारत का। और सही है कि वहाँ से हम लोग तेल आपूर्तिकर्ता पूरी तरह से बने हुए हैं।
नेक्स्ट है वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे। 2032 के ओलंपिक खेल महत्वपूर्ण है, बताइए यह कहां पे होगा। यह जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे दिवस के रूप में मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे, थोड़े बहुत मेडिकल के दिवस इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आप देखेंगे इन्वायरमेंट के सभी। तो दिवस आप लोग जब भी लिस्टिंग पढ़िए इन्वायरमेंट के सब रट जाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई। यह आगामी कितने सालों के लिए प्रभावी होगी? महत्वपूर्ण फैक्ट है, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 में जो है, कब? 2021 से लेके 2031 तक एक नई जनसंख्या नीति घोषित की गई। टोटल कितने वर्षों के लिए? टोटल 10 वर्षों के लिए। अच्छा, इसमें कहा क्या गया है कि आपको बता दें कि 2026 तक टारगेट रखा गया है। 2026 तक उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 2.1% तक लाना है। और वहीं अगर बात की जाए 2030 तक तो लक्ष्य रखा गया है इसको 1.9 तक लाने के लिए। कितना? 1.9। अब 2.1 जो है प्रतिस्थापन दर, यह क्या है? यह परसेंटेज में नहीं होगा, क्षमा कीजिए, यह 2.1 और 1.9 है। 2.1 का मतलब क्या हुआ? 2.1 का मतलब यह हुआ कि अगर कोई किसी देश की जनसंख्या जो है 2.1 के हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह देश जो है या वह स्टेट, वह राज्य जो है, वह पूरी तरह से नई आबादी बदलते रहेगा। कि मतलब यहाँ पे अगर 1 लाख लोग हैं तो आप देखेंगे अगर 2.1 से बढ़ रहे हैं तो हमेशा देखेंगे कि यहाँ पे 1 ही लाख लोग रहेंगे। मतलब न तो बढ़ेगी न घटेगी, एकदम स्थिर हो जाएगी। 2.1% का मतलब ये होता है। और वहीं अगर बात 1.9 की जाए तो यह कम होगा। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ऑलरेडी, अगर नया सेंसस होगा तो लगभग 25 करोड़ के ऊपर के आसपास मुझे उम्मीद है जाने का। तो ये इतनी जनसंख्या पहले से ही लोड ज़्यादा है, तो यूपी इसीलिए टारगेट कर रहा है कि यह कम हो, जिसकी वजह से जो है जनसंख्या पॉपुलेशन नीचे गिरे। तो टोटल जो है 2021 से लेकर 2031 तक जो है नई जनसंख्या नीति जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। तो टोटल 10 वर्षों के लिए आप लोग इसे याद रखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था? बताइए कौन जो है माध्यमिका स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? तो यह थे नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट है, भारतीय विमानक प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय विमानन प्राधिकरण, इसका मतलब क्या हुआ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, 2023 में जर्मनी के चांसलर कौन है? जर्मनी के चांसलर कौन है? तो वो हैं ओलाफ साल्स। कौन? ओलाफ साल्स जो है यह जर्मनी के चांसलर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? कब तक? 2024 तक बदल के इसे नई राजधानी बनाया गया अमरावती की जगह से। तो वह कौन सी है? तो यह विशाखापत्तनम को बनाया गया। किसको? विशाखापत्तनम को। चलिए साथियों, इस प्रकार 50 प्रश्नों की यह श्रृंखला जो है समाप्त हुई। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, उसका भी उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और आपको बता दें कि एक सेट और कंप्लीट होते ही इसका मैराथन आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी ज्ञान मुद्रा का हिंदी का भी मैराथन आना बाकी है, तो आप लोग चैनल से बने रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।